अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा चैप्टर नंबर ये मुस्तफ़ा कमाल का पैराग्राफ नंबर 10 और 11। इसमें लेकिन अब तक ये हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल 1911 से अलाइड फोर्सेस ने, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस, बरतानिया और आर्मीनिया शामिल थे। इन्होंने तुर्की पर हमले करने शुरू कर दिए इनकी फ़ौजों ने मिलकर, चूँकि ये इनका एक इत्तेहाद था आर्मीनिया का, फ्रांस का और बरतानिया का, इसलिए इनको इत्तेहादी फ़ौजें भी कहा जाता है। 1911 से इन्होंने तुर्की पर हमले शुरू कर दिए। तुर्की ने इनके हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया, अपने डिफेंस के लिए अपना डिफेंड करना शुरू कर दिया अपनी सरहदों को। लेकिन 1914 में इन्हीं इत्तेहादियों ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ किया। तुर्की ने, ज़ाहिर है कि ये चूँकि उनके पहले ही तुर्की के दुश्मन हो चुके थे ये इत्तेहादी, इसलिए उस जर्मनी के साथ ही तुर्की ने जंग अज़ीम अव्वल में जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी को इन इत्तेहादियों ने शिकस्त दे दी। 1914 में इन्होंने शुरू की जंग अज़ीम अव्वल और 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म हो गई और उसका नतीजा ये था कि ये इत्तेहादी फ़ौजें जीत गईं। तो चूँकि तुर्की ने जंग अज़ीम अव्वल में इत्तेहादी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ इत्तेहादी फ़ौजों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया था, इसलिए तुर्की भी हार गया और उसके बादशाह ने 1918 में ये डिसाइड किया कि अब बग़ैर कोई फ़ाइनल जंग लड़े और अपनी फ़ौज को के मुकम्मल तौर पर हारे बग़ैर, इतनी बड़ी सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड वॉर 1 के कंकरर्स के साथ लड़ाई मुमकिन नहीं है। चुनाचा उसने इन इत्तेहादी फ़ौजियों को दावत दी कि वो आके तुर्की पर कब्ज़ा कर लें और उसके साथ मिलकर वो तुर्की पर हुकूमत करें। इन इत्तेहादी फ़ौजों ने इस्तांबुल, जो कि तुर्की का कैपिटल था, वहाँ से हुकूमत की बागडोर संभाल ली। इन्होंने, बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज से तुर्की की फ़ौज ख़त्म की जाती है और अलाइड फोर्सेस ही तुर्की की फ़ौज होंगी। तुर्की की फ़ौज ने जो है तुर्की की फ़ौज का महकमा ख़त्म कर दिया बादशाह ने। बादशाह का नाम महमद फ़ोर था और इसके अलावा इन अलाइड फोर्सेस ने क्या किया कि अपनी पसंद के ऑफिसर्स को डिप्यूट करना शुरू कर दिया और जो ऑफिसर्स उनको नापसंद थे उनको डिसमिस करना शुरू कर दिया। बंदरगाहों का सारा, अगर आप तुर्की का नक्शा देखें तो उसके हर तरफ समंदर है। इवन तुर्की के अपने अंदर भी समंदर है। तुर्की जो है उसके अपने अंदर एक समंदर है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो मरमरा सी है। उसके ऊपर की साइड पे ब्लैक सी है, उसके एक साइड पे एजियन सी है, उसके दूसरी साइड पे मेडिटेरेनियन सी है। हर तरफ से तुर्की जो है वो समंदरों के अंदर घिरा हुआ है और इन तमाम पोर्ट्स का जो नज़्म व नस्क है और इंतज़ाम है वो इत्तेहादी फ़ौजों ने संभाल लिया और उन्होंने पुलिस की निगरानी भी शुरू कर दी, यानी टोटल कंट्रोल जो है हर तरह की फ़ोर्स का इन्होंने हासिल कर लिया। अब जो तुर्की की फ़ौज थी उन्होंने इन इत्तेहादी फ़ौजों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी गैर मुल्की तसल्लुत को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन वो छोटी छोटी टुकड़ियाँ थी जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थी फ़ौज की, वो अपने अपने तौर पर इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गई और उन पर हमले शुरू कर दिए। इत्तेहादी फ़ौजों की जो ऑफिसर्स वो डिप्यूट करते थे उनको मारना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ इत्तेहादी फ़ौजों में तशवीश फैल गई बल्कि बादशाह महमद फ़ोर को भी ये चीज़ नागवार गुजरी और उसने तुर्की की अपनी फ़ौज की बगावत को कुचलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को सेलेक्ट किया कि वो गवर्नर जनरल, और उनको गवर्नर जनरल बनाकर मशरक़ी सूबों में भेजा। तुर्की के नक्शे को अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में उसका तुर्की का नक्शा दिखाया हुआ है। पिछले पूरे लेक्चर्स में तुर्की के कुछ हिस्सा यूरोप में है। इससे बिल्कुल पिछले वाला जब लेक्चर आप देखेंगे ना तो उसमें मैंने सारे आपको नक्शे दिखाए हुए हैं। उसका अगर मैप देखें आप तुर्की का, तो तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा एशिया में है। जो हिस्से एशिया में थे वहाँ तमाम सूबों को एक मुश्तरका नाम दिया जाता है। उन तमाम सूबों का मुश्तरका नाम है एनाटोलिया या ईस्टर्न प्रोविंसेस या मशरक़ी सूबे। इन तमाम मशरक़ी सूबों का गवर्नर जनरल बनाकर मुस्तफ़ा कमाल को 15 मई 1919 को भेजा गया। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने बजाय इन टुकड़ियों अपनी फ़ौज की टुकड़ियों को कुचलने के या इनको ख़त्म करने के, मुस्तफ़ा कमाल ने इनको मिलाकर एक अपनी पूरी नेशनल आर्मी बनाई तुर्की की, ताकि वो अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ाई कर सकें। अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ाई कर सकें। जब महमद को मुस्तफ़ा कमाल की इन एक्टिविटीज़ का इल्म हुआ तो महमद ने बहुत गुस्सा किया। उसने हुक्म दिया कि बागी फ़ौरन
जो है मुस्तफ़ा कमाल को बागी कहा और मुस्तफ़ा कमाल को फ़ौरन इस्तांबुल हुक्म आने का हुक्म दिया, जिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया कि जब तक उनकी कौम आज़ादी नहीं हासिल कर लेती वो एनाटोलिया में ही रहेंगे। एनाटोलिया मशरक़ी सूबों को भी कहते हैं और एनाटोलिया एक सूबे का नाम भी है। इन मशरक़ी सूबों में बहुत सारे सूबे थे, जिसमें दियाबकर था, जिसमें आयदीन का सूबा था, जिसमें जो था वो ख़ुद एनाटोलिया का सूबा था। इसमें जो है उसके बाद क्या हुआ कि एक तरफ से इनका एक मशरक़ी और सूबा है आयदीन, उस पर वो इस तुर्की का हिस्सा है और ये तुर्की का एक सबसे अमीर सूबा है। उस पर यूनानी फ़ौज ने हमला किया और अलाइड फोर्सेस जो वहाँ पर, और उन्होंने बंदरगाह से हमला किया। हालांकि बंदरगाहों पे पहले से ही अलाइड फोर्सेस मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इन अलाइड फोर्सेस ने यूनानियों से लड़ने की बजाय जितना वो फटाफट ही वो सूबा खाली कर दिया और जाके पीछे जाके बैठ के और बग़ैर कोई लड़ाई किए, और यूनानी फ़ौज ने बग़ैर किसी मुकाबले के वो आयदीन का सूबा फ़तह कर लिया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो मुस्तफ़ा कमाल की तहरीक को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचा। मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उन्होंने गांव-गांव गए और लोगों को इस बात पर आमादा किया कि उनके मुल्क पर हर तरफ से गैर मुल्कियों ने कब्ज़ा कर रखा है और वो उनके मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने मुल्क को बचाने के लिए, लड़ाई के लिए उनकी फ़ौज को ज्वाइन करना चाहिए। चुनांचा अब तो तुर्की के लोगों को ये क्लियर हो चुका था कि अलाइड फोर्सेस, जैसा कि महमद कह रहे हैं, वो कोई तुर्की की फ़ौज नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। तुर्की की फ़ौज होती तो वो यूनानियों के साथ लड़ाई करती, इसलिए वो यूनानी असल में तुर्की की फ़ौज मुस्तफ़ा कमाल की ही फ़ौज है। चुनांचे उन्होंने चौक मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने दूसरा काम ये किया कि तुर्की कि जितनी भी नेशनल असम्बली के अरकान थे उनको बुलाया और उनको कहा कि वो अंकारा में आके हुकूमत कायम करें, ताकि आज़ाद अपनी फ़ौज के साए में वो आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी कर सकें। जबकि इस्तांबुल में चूँकि अलाइड फोर्सेस मौजूद हैं और वहाँ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही उन्हें चलना पड़ता है, और गवर्नमेंट और सुल्तान सारा का सारा अगर वो इस्तांबुल में रहकर चलाएँगे तो बिल्कुल ही अलाइड फोर्सेस के हाथों में कठपुतली बनकर रह जाएंगे। इसलिए बहुत सारे जो अरकान असम्बली थे वो मुस्तफ़ा कमाल के से आकर मिले और अंकारा में उन्होंने नेशनल असम्बली की बुनियाद रखी। लेकिन इससे पहले कि नेशनल असम्बली की बुनियाद रखते महमद ने एक चाल चली मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि अगर ये तमाम अरकान असम्बली दोबारा वापस इस्तांबुल आ जाएँ तो जिस तरह की वो गवर्नमेंट चाहते हैं मैं उनको वैसी गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त भी दूँगा, और जो एक्टिविटीज़ वो करना चाहते हैं वहाँ अंकारा में कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज़ वो इस्तांबुल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और इससे उनको फ़ायदा ये होगा कि वो बादशाह के मुखालिफ भी नहीं होंगे। तो अरकान असम्बली अपना सरबराह किसी और को सवाए बादशाह के तस्वुर कर ही नहीं सकते थे, इसलिए वो चले गए बादशाह के कहने पर और इस्तांबुल में दोबारा से गवर्नमेंट की बुनियाद रखी। और वक्ती तौर पर सियासी तौर पर मुस्तफ़ा कमाल को बहुत बड़ा धचका लगा, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने उन पार्लियामेंटेरियंस के चले जाने के बाद टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, अपनी फ़ौज को बहुत मजबूत किया। जौक लोग जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज में शामिल हो रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल गाँव-गाँव जाकर रेजिस्टेंस को गैर मुल्कियों के साथ मुकाबला करने की, मज़ाहमत करने की, उनका मुकाबला करने की तबलीग कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग बार बार बहुत ज़्यादा उनकी फ़ौज में शामिल हो रहे थे। हर गांव में उन्होंने अपनी जो है तुर्की के ख़िलाफ़, तुर्की के हक़ में गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ बगावत का एक सेंटर कायम किया, जहाँ से वो भर्ती की जाती थी लोगों की फ़ौज के लिए। औरतों ने मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज को असला पहुँचाना शुरू कर दिया, और किसानों ने और आम लोगों ने अलाइड फोर्सेस के जो असला डिपो थे उन पे अचानक छापे मार मार के हमला कर कर के वहाँ से वो असला लेकर आते और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज को ज्वाइन करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने मशरक़ी एनाटोलिया में जो है जंग का आगाज़ कर दिया अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़, और अलाइड फोर्सेस को पूरे मशरक़ी सूबों से बाहर धकेल दिया। और अब अलाइड फोर्सेस को समझ आ गई थी कि तुर्की उनके हाथों से निकल गया है। इस गुस्से में उन्होंने जो नेशनल असम्बली इस्तांबुल में मौजूद थी उसको जो है वो डिज़ोल्व कर दिया, और वहाँ के अरकान अपनी जान बचाकर मुस्तफ़ा कमाल से दोबारा मिले और उन्होंने अंकारा में दोबारा से तुर्की की नेशनल असम्बली की बुनियाद रखी। अब हम इससे रिलेटेड जो है पैराग्राफ नंबर 10 देख लेते हैं और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 11 देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो हम बाकी जो
पैराग्राफ नंबर 10 है, इसको भी हम देख लेते हैं। एवरी डे ब्रॉड फ्रेश मैन एंड न्यू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब अपरेटस, इसका मतलब अपरेटस, इक्विपमेंट मीन्स अपरेटस, साजो सामान। हर गुज़रने वाले दिन के साथ नए और ज़्यादा लोग मुस्तफ़ा कमाल की आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे और ज़्यादा साजो सामान औरतें उन तक पहुंचा रही हैं। द अलाइज बिगेन टू विड्रॉ का मतलब खाली करके बाहर निकल जाना। जैसे अफ़गानिस्तान से अब अमरीकी फ़ौजों का इनखला हो रहा है, इसको इनखला होना कहते हैं। विड्रॉ करना, पीछे हटना। अलाइड फोर्सेस ड्रॉ आउट, निकलने लगी। इवैक्यूएट, खाली करने लगी या पीछे हटने लगी। जो वो एनाटोलिया का इलाका है और जो उनके बीच पे, जो उनके सी शोर पे साहिल के साथ साथ फ़ौजें हैं, अलाइड फोर्सेस, जो जिन्होंने सी पोर्ट का इंतज़ाम संभाला हुआ है। इंटीरियर एनाटोलिया में जो फ़ौजें मौजूद थी अलाइड फोर्सेस की, वो सब लड़ाई के बाद बाहर निकलने लगी और मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज आगे बढ़ने लगी। देयर ट्रूप्स फ्रॉम द इंटीरियर का मतलब इंटरनल, अंदरूनी इलाके, और उनके ट्रूप्स जो हैं, ट्रूप्स का मतलब दस्ते, अलाइड फोर्सेस के दस्ते उनके अंदरूनी इलाकों से बाहर निकलने लगे। दे इवैक्यूएटेड मीन खाली करना, उन्होंने खाली कर दिया। एविक्ट, क्लियर, खाली कर दिया। दे एविक्ट द इम्पॉर्टेंट बगदाद रेलवे जंक्शन। अब ये गैर मुल्की फ़ौज थी और इसको जो जितनी भी असला की सप्लाई आ रही थी, फूड की सप्लाई आ रही थी, फ़ौज को जो फूड की और असले की सप्लाई आती है, जो उनकी ज़रूरियात है ज़िंदगी और की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनकी जो सप्लाई आती है उसको कुमक कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो जितनी भी उनकी कुमक आ रही थी, खुराक आ रहा था, वो रेलवे जंक्शन के ज़रिए से आ रहा था, बगदाद रेलवे स्टेशन के ज़रिए से आ रहा था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज उन्हें निकालते निकालते इतना पीछे तक ले गई और वो ख़ुद इतना आगे बढ़ गए, उन्होंने इतने सारे इलाके फ़तह कर लिए कि उन्हें बगदाद रेलवे जंक्शन यानी कि रेलवे स्टेशन जहाँ से उनका असला और उनकी खुराक और मेडिसिन्स वगैरह सारा कुछ आती थी, वो सब का सब जो है बगदाद रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन के ज़रिए से फ़ौजियों को पहुंचाया जा रहा था। एनाटोलिया में गैर मुल्की फ़ौजियों को, अलाइड को, वो भी उनको खाली करना पड़ गया। बगदाद रेलवे जंक्शन का मतलब होता है क्रॉसिंग, जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं। यहाँ दो रेलवे स्टेशन मिलते हैं। बगदाद रेलवे स्टेशन जो दूसरे शहरों से लाइनें आती थी, वो इनके लिए, अलाइड फोर्सेस के लिए असला और ख़ुराक वगैरह लाती थी, राशन लाती थी, लेकिन वो भी उनको खाली करना पड़ गया। ये बगदाद रेलवे जंक्शन कहाँ है? एस टी शीहिर ये नाम है। एस टी नहीं है, ये एस की है। एस की शीहिर ये नाम है एक शहर का जो कि कैपिटल सिटी है। उस प्रोविंस का नाम भी एस की शीहिर ही है। एस की शीहिर के प्रोविंस एस की शीहिर का प्रोविंस जो है, ये भी एनाटोलिया यानी मशरकी सूबों का ही एक सूबा था, जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल ने जो है जितनी भी अलाइड फोर्सेस थी उनको निकाल बाहर किया और वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। एस की शीहिर जो कैपिटल था इस प्रोविंस का, उसको इन्होंने खाली कर दिया अलाइड फोर्सेस ने। वेयर मुस्तफ़ा कमाल इमीडिएटली, जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल ने फ़ौरन, इमीडिएटली, एट वंस, फ़ौरन, इंस्टेंटली, क्विकली, फ़ौरन, द पैट्रियट्स, मुस्तफ़ा, जहाँ पर पैट्रियट्स से मुराद मुस्तफ़ा कमाल एंड हिज कंपेनियंस हैं। मुस्तफ़ा कमाल, उसकी फ़ौजें, उसके साथी, यहाँ पर पैट्रियट्स से मुराद हैं। और मुस्तफ़ा कमाल और उसके फ़ौजियों ने फ़ौरन उस बगदाद रेलवे स्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। द रेलवे ये इसको आप हमेशा डिपो पढ़ते आ रहे होंगे। डिपो, ये डिपो नहीं है वर्ड, ये है डेपो, ये वर्ड है डेपो, और इसका मतलब होता है गोदाम, या उर्दू में हम इसको डिपो कहते हैं, स्टोर या वेयर हाउसेस। जो रेलवे स्टेशन पे जितने भी स्टोर और गोदाम थे, उसको मुस्तफ़ा कमाल और उसकी फ़ौज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। एमुनीशन फैक्ट्रीज़ में, यानी असला बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में इन गोदामों को चेंज कर दिया। वहाँ पे गोला बारूद बनने लगा, बॉम्ब बनने लगे, और जो मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज है उन्होंने यहाँ पर अपनी असला फैक्ट्रियाँ कायम कर दी। द अलाइज रिप्लाइड, अब यहाँ तक जो है अलाइड फोर्सेस को पूरी तरह से शिकस्त हो चुकी है। वो सारा का सारा मशरकी एनाटोलिया, मशरकी सूबे जितने भी हैं, एशिया में तुर्की के जितने भी सूबे हैं, वो सब के सब खाली करके जाने पर मजबूर हो गए। उनकी फ़ौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। इस पर अलाइड फोर्सेस को बहुत गुस्सा आया
लेकिन साथ में आप ये मत भूलिएगा कि इस्तांबुल में अभी भी अलाइड फोर्सेस की हुकूमत है जो उन्होंने बादशाह महमद के साथ मिलकर कायम की हुई है। तो उन्होंने इस शिकस्त का जवाब मुस्तफ़ा कमाल से इस शिकस्त का जवाब कैसे दिया? Allied replied by putting Istanbul under a collective arrest कि सारे इस्तांबुल को इकट्ठा अरेस्ट कर लिया उन्होंने, सारे इस्तांबुल को एक अरेस्ट की शक्ल में ले आए, उसको पूरे इस्तांबुल को एक जेल की शक्ल करार दे दिया, उसका घेराव कर लिया और उसको जो है वो पूरे के पूरे इस्तांबुल को इकट्ठा ही अरेस्ट कर लिया, उसको जेल करार दे दिया, उसको अरेस्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया, अरेस्ट मीन कैप्चर, गिरफ्तार कर लिया। एंड डिज़ोल्विंग का मतलब आप ये जहन में रखें कि मुस्तफ़ा कमाल को छोड़कर नेशनल असम्बली दोबारा महमद की चाल के बाद महमद से जा मिली है और वहाँ पर इस्तांबुल में बादशाह के साथ साथ नेशनल असम्बली भी मौजूद है। और वहाँ पर इत्तेहादियों ने जब शिकस्त हो गई उनको और मुस्तफ़ा कमाल ने उन्हें मशरक़ी अनातोलिया मशरक़ी सूबे छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो पीछे हटाते इनको बहुत पीछे तक ले गया, तो अलाइड फोर्सेस को अपनी मुसलसल पै दर पै शिकस्तों पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरे इस्तांबुल को अरेस्ट कर लिया और वहाँ पर जो नेशनल असम्बली बैठी हुई थी उसको डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व का मतलब तहलील कर दिया, डिसमिस कर दिया, डिसबैंड कर दिया या ब्रेक डाउन कर दिया उस नेशनल असम्बली को जो कि इन अलाइड फोर्सेस के साथ मिली हुई थी और बादशाह के साथ मिली हुई थी, उसको भी तहलील कर दिया। द नेशनल लीडिंग पैट्रियट्स, और उसमें यहाँ पैट्रियट से मुराद पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असम्बली के अरकान हैं। तो उनमें से जो बड़े बड़े नेशनल असम्बली के अरकान थे वो क्या किया, दे लीडिंग पैट्रियट्स इनटू एनाटोलिया वेयर दे मेड स्ट्रेट फॉर अंकारा। लीडिंग पैट्रियट्स जो हैं वो भाग कर अनातोलिया चले गए और मेड देयर वे स्ट्रेट टू अनातोलिया चले गए और वहाँ पर सीधे किससे मिले, अंकारा में चले गए, जहाँ पर पहले मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल असम्बली बुलाई थी और वहाँ से ये असम्बली उठ के दोबारा सुल्तान के पास चली गई थी। जब वहाँ सुल्तान ने इस असम्बली अलाइड ने इस असम्बली को डिज़ोल्व किया तो ये असम्बली के तमाम लीडिंग जो लोग थे, मुमताज़ लोग थे, वो सारे के सारे वापस अंकारा आ गए टू जॉइन मुस्तफ़ा कमाल और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिल गए। देयर ऑन द 23rd of April 1920 द रेवोल्यूशनरी नेशनल असम्बली मेट मुस्तफ़ा कमाल एज प्रेसिडेंट और 23 अप्रैल 1920 को ये नेशनल असम्बली दोबारा मुस्तफ़ा कमाल से मिली और उसको अपना प्रेसिडेंट तसव्वुर कर लिया, उसको अपना प्रेसिडेंट मान लिया। Its first act was to make clear, इसका फर्स्ट एक्शन क्या था, दुनिया को क्लियर करना द पोजीशन ऑफ द न्यू टर्किश गवर्नमेंट, मौजूदा तुर्की की हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल को क्लियर करना दुनिया पर, इसका पहला काम था। द करेज ऑफ इट्स वर्ड इज़ एस्टॉनिशिंग का मतलब हैरान कुन, अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, और इसके अल्फाज इसने इस्तेमाल किए उनकी हिम्मत जो है वो हैरत अंगेज़ है। एस्टॉनिशिंग का मतलब एस्टॉनिशिंग से मिलता जुलता वर्ड है और दूसरा इसका सिनोनिम होता है अमेजिंग, हैरान कुन। उर्दू में हम कहते हैं हैरान कुन। यहाँ पर जो है पैराग्राफ नंबर 10 कंप्लीट होता है। पैराग्राफ नंबर 10 के मुताबिक तुर्की की जो है जब जो है मुस्तफ़ा कमाल ने शिकस्त दे दी फ़ौजों को, अलाइड फोर्सेस को, वो तुर्की के एनाटोलिया के सारे सूबे, मशरक़ी सारे सूबे और एशियन टर्की जो है वो उनको खाली करना पड़ा और तो उन्होंने बहुत गुस्से में आकर इस्तांबुल में जो इस्तांबुल का घेराव कर लिया और जो नेशनल असम्बली है उसको तोड़ दिया। नेशनल असम्बली के लीडर्स दोबारा से अंकारा आ गए और मुस्तफ़ा कमाल को प्रेसिडेंट तस्लीम करते हुए उससे मिले और उनका पहला काम ये था कि दुनिया को तुर्की की गवर्नमेंट के बारे में बताया जाए कि तुर्की की गवर्नमेंट कौन सी है। और जिन अल्फाज में इसने इस असम्बली ने, नेशनल असम्बली ने तुर्की की गवर्नमेंट के बारे में दुनिया को बताया, वो उन अल्फाज की हिम्मत काबिल दीद है। किन अल्फाज में बताया? द ग्रैंड नेशनल असम्बली सिटिंग इन अंकारा, वो ग्रैंड नेशनल असम्बली जो कि अंकारा में बैठी है, विल प्रिजाइड ओवर का मतलब कंट्रोल करेगी,
प्रिजाइड ओवर का मतलब कंट्रोल करेगी, रूल करेगी। प्रिजाइड ओवर के सिनोनिम्स हैं कंट्रोल, गवर्न, रूल। ओके, वो उस चीज़ रूल करेगी द डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, उर्दू में हम कहते हैं किस्मत। इसके लिए 3 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, 2 तो आपको पता ही होंगे, फॉर्च्यून और लक। तीसरा जो आपको नहीं पता होगा वो है लॉट। लॉट का वर्ड भी किस्मत के लिए इस्तेमाल होता है। लॉटरी भी इसी वर्ड से निकला है, जो किस्मत से लगती है वो लॉटरी होती है। वो लॉट का वर्ड, लॉट का मतलब किस्मत होता है, इसी वर्ड से लॉटरी का वर्ड भी निकला है। ठीक है, डेस्टिनी किस्मत। ऑफ टर्की एज लॉन्ग एज द कैपिटल, जब तक कैपिटल जिसका नाम इस्तांबुल है वो इन द हैंड्स ऑफ फॉरेनर्स। फॉरेनर्स का मतलब गैर मुल्की, उर्दू में इसका मतलब है जी गैर मुल्की, और इसका सिनोनिम है आउटलैंडर्स। ठीक है, आउटलैंडर्स। वो कहते हैं तुर्की की नेशनल असेंबली ने करारदाद पास की और उसके मुताबिक दुनिया को बताया कि द ग्रैंड नेशनल असेंबली जो कि अंकारा में बैठी है वो तुर्की की किस्मत को कंट्रोल करेगी जब तक हमारा कैपिटल गैर मुल्कियों के हाथ में है। इट वॉज अपॉइंटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इट हैज़ अपॉइंटेड, ये अपॉइंटेड नहीं है, ये अपॉइंटेड होगा। इट हैज़ अपॉइंटेड, इसने अपॉइंट कर दिया है, मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। इट हैज़ अपॉइंटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है चीफ, हेड या एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी। काउंसिल जो होती है उसको हम काउंसिल कहते हैं इंग्लिश में। काउंसिल का मतलब कमेटी। काउंसिल का क्या सिनोनिम होगा? COMMITTE, कमेटी। इसने एक जो तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली है, इसने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी है विच हैज़ टेकन इन हैंड द गवर्नमेंट ऑफ टर्की, जिसने तुर्की की हुकूमत को अपने हाथ में ले लिया है। इस्तांबुल, द सुल्तान एंड द गवर्नमेंट, और इस्तांबुल और बादशाह और वहाँ पर मौजूद इस्तांबुल में मौजूद गवर्नमेंट बीइंग इन द हैंड्स ऑफ एनिमी, क्योंकि दुश्मन के हाथ में हैं। ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम देयर आर ऑटोमेटिकली, और वहाँ से आने वाले तमाम अहकामात ऑटोमेटिकली का मतलब खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद। और इसका जो है सिनोनिम वो होता है स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड यहाँ इस पैराग्राफ का सबसे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है। आपको अक्सर इडियम्स के तौर पे भी आ जाता है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है कैंसिल हो जाना, मनसूख हो जाना, इनवैलिड। नल एंड वॉइड मनसूख हो जाते हैं, मनसूख होना। ठीक है, इनवैलिड, एबॉलिश और इनफेक्टिव, गैर मौसर। ठीक है, मनसूख का मतलब गैर मौसर। इसलिए सुल्तान जो इस्तांबुल में बैठी हुई असेंबली है वो, और गवर्नमेंट, इस्तांबुल की गवर्नमेंट, मोहित पाँव पीछे करो, इस्तांबुल में बैठी हुई गवर्नमेंट के से जो भी अहकामात आते हैं वो मनसूख हो जाएंगे खुद ब खुद। द नेशंस राइट हैव बीन वायलेटेड। वायलेटेड का मतलब पामाल किए जाना, हक तलफी करना। हमारी कौम के हकूक़ को पामाल किया गया है, यानी हमारी कौम के हकूक़ की हक तलफी की गई है। वायलेट का मतलब ट्रांसग्रेस, ब्रेक, डिफाइल और ब्रीच। ट्रांसग्रेस, ब्रेक, डिफाइल और ब्रीच। हमारी कौम के हकूक़ की हक तलफी की गई है। 2 अगरचे, अब 2 जो है ये जानबूझ के मैंने लिखा है, ये कुछ सिनोनिम इतना आता नहीं है, लेकिन आपको इस तरह के वर्ड्स के मीनिंग्स आने चाहिए। जैसे 2 का मतलब होता है अगरचे, बावजूद, और इसके लिए डिस्पाइट द फैक्ट या ऑल्दो का वर्ड इसके सेम मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। अगरचे, काम, काम का मतलब पीसफुल, पुरअमन। अगरचे हमारी कौम के हकूक़ को पामाल किया गया है, द टर्किश नेशन, तुर्की की कौम, 2 काम अगरचे पुरअमन है, इज़ डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन्ड का मतलब पुख्ता इरादा रखती है। डिटर्मिन्ड मीन पुख्ता इरादा, पुख्ता इरादा। रेजोल्यूट, डिटर्मिन्ड का मतलब रेजोल्यूट है, पुख्ता इरादा रखती है। टू मेंटेन इट्स राइट्स, कि ये मेंटेन करेगी अपने हकूक़ को। एज अ सॉवरन, सॉवरन का मतलब होता है जिसके पास इक़्तिदार आला हो, यानी जिसके पास अपनी सुप्रीम पावर हो, हाकमियत आला। सॉवरन का मतलब अपनी हाकमियत आला
यानी अपना आखिरी जो इवेंचुअल इख्तियार है, जो फ़ाइनल इख्तियार है, वो तुर्की की कौम अगरचे पीसफुल है लेकिन वो पूरी तरह से मेंटेन करेगी अपनी हाकमियत आला को, अपने इक़्तिदार आला को, और अपने ऊपर किसी और जो मुल्क है उसको इक़्तिदार आला बनने की परमिशन नहीं देगी। इंडिपेंडेंट मीन फ्री, आज़ाद, स्टेट का मतलब कौम या रियासत, इसका सिनोनिम होगा कंट्री। ठीक है, इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं। टर्किश नेशन तुर्की कौम अगरचे पुरअमन है, इज़ डिटर्मिन्ड टू मेंटेन, पुख्ता इरादा रखती है मेंटेन करने का, इट्स राइट्स, अपने हकूक़ को, एज सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक हाकमियत आला रखने वाले आज़ाद कौम के तौर पर। मोहित पीछे करें पाँव। तुर्की की कौम जो है वो ये अपनी इक़्तिदार आला, अपनी हाकमियत आला को जो है मेंटेन रखने का वो पूरा पुख्ता इरादा रखती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो पैराग्राफ्स हमने पढ़ने हैं वो है पैराग्राफ नंबर 10 और 11। पैराग्राफ 10 और 11 का जो कंटेंट है वो यही है कि मुस्तफ़ा कमाल को जो मुस्तफ़ा कमाल की कोशिश कर रहे थे कि तुर्की की नेशनल असम्बली अंकारा से हुकूमत करे, ना कि उससे इस्तांबुल से, क्योंकि इस्तांबुल जो था वहाँ पर सुल्तान असम्बली और जो थे वो सब अलाइड फोर्सेस के तहत थे, और उन अलाइड फोर्सेस के मातहती में आप एक आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी करने वाली गवर्नमेंट नहीं चला सकते थे। इसलिए मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत कोशिश से तमाम डेलीगेट्स को, यानी तमाम हुकूमती नुमाइंदों को अंकारा में इकट्ठा किया। वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल आर्मी बनाई, और वो जो तुर्की की अपनी ही आर्मी थी वहाँ मौजूद थी। इसलिए मुस्तफ़ा कमाल का ख़्याल था कि वहाँ से तुर्की की नेशनल आर्मी की मौजूदगी में आज़ादी से तुर्की की हुकूमत चलाई जा सकती है, इसलिए नेशनल असम्बली को अंकारा में बैठना चाहिए। महमद ने चाल चली और ये सारी नेशनल असम्बली जो है अंकारा में मुस्तफ़ा कमाल को छोड़ के महमद के पास चली गई इस्तांबुल में। लेकिन वहाँ पर जो है उसने जब मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी फ़ौज के ज़रिए से तमाम मशरक़ी सूबों में से इनको शिकस्त दे दी अलाइड फोर्सेस को, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नेशनल असम्बली डिज़ोल्व कर दी। ये जितने भी नेशनल असम्बली के अरकान थे वो अपनी जान बचा कर मुस्तफ़ा कमाल के पास मिले, उसको प्रेसिडेंट तस्लीम किया और अंकारा में दोबारा से अपनी कौमी असम्बली की बुनियाद रखी। इस कौमी असम्बली का सबसे पहला काम यही था कि ये जो है ये क्या करे, ये दुनिया को बताए कि इस वक्त तुर्की की गवर्नमेंट जो है वो अंकारा में मौजूद है, और जो गवर्नमेंट इस्तांबुल में मौजूद है वो गैर मुल्कियों के हाथों में है, दुश्मनों के हाथों में है। इसलिए वहाँ से आने वाला कोई भी ऑर्डर तुर्की पे नाफिज नहीं होगा, और वो जो भी ऑर्डर इशू करेंगे वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और सिर्फ तुर्की की नेशनल असम्बली ही इस वक्त तुर्की की हुकूमत है और तुर्की के लोगों की नुमाइंदगी करती है, और ये जो नेशनल असम्बली है इसकी एग्जेक्टिव काउंसिल बना दी गई है, और ये एग्जेक्टिव काउंसिल ही तुर्की की किस्मत का फ़ैसला करने का इख्तियार रखती है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसका URL लिंक और बल्कि ये अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, या आप उनको मेरे चैनल का जो है वो एड्रेस भी दे सकते हैं, जो है www.youtube.com/c/sabamam। इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस जो हैं मुस्तफ़ा कमाल की, इससे पहले भी जितनी वीडियोस आ चुकी हैं उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। और अपनी प्रेयर्स में हमेशा मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।